बदलना चाहो भाग्य बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार। बचपन में हम लोग एक दोहा पढ़ते थे, लीक लीक कायर चलें लीक लीक कपूत, और लीक छोड़ तीनों चलें सायर सूर सपूत। इसका मतलब ये है कि जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को कायर और कपूत लोग पालन करते हैं। जो शायर होते हैं मतलब कवि होते हैं, सूरवीर होते हैं, और सपूत जो सफल बच्चे होते हैं वो कभी परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, वो कुछ नया करते हैं। तो इसमें जब हम आधुनिक स्टार्टअप को देखते हैं, जो आज बहुत सारे बच्चे अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो उन पर भी ये कविता बहुत फिट बैठती है। क्योंकि जो लोग आज अपने स्टार्टअप में सफल हो रहे हैं वो वही लोग हैं जिनने अपने बिजनेस को लीक से हटके शुरू किया है, मतलब आउटसाइड द बॉक्स उनने अपनी बिजनेस मॉडल को डेवलप किया और उसकी सफलता मिली। तो ये हमेशा से रहा है, आदिकाल से ये रहा है कि यदि आप परंपराओं का पालन करेंगे तो आप बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो परंपराओं को जिनने विकसित किया है वो अपने मॉडल को एक ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर वहाँ आपको उनसे कंपटीशन करना है, उनसे प्रतिस्पर्धा करना है, तो उतने साधनों की ज़रूरत होती है। जबकि जो नए लोग होते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनमें वो साधन नहीं होते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि दुकान या काम के स्थल की जगह क्या होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं अभी सुनता हूँ। मुझे दो तरह के सामान्यतः लोग मिलते हैं। एक लोग वो हैं जो दूसरों की गलतियों को सुन के उनको सीख लेते हैं और वो गलतियां करने से बच जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो दूसरों की गलतियों से कोई सीख नहीं लेते हैं, वो भी वही गलतियां करते हैं, उनमें ही फंस जाते हैं और फिर जब नुकसान उठा लेते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं, घाटा उठाते हैं, तो फिर उसको सीखते हैं। देखिए, कभी भी अगर हम एक यूटोपियन आइडिया बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं, देखिए कोई भी बिजनेस जब भी शुरू होता है तो वो हमारी एक कल्पना से ही शुरू होता है, हमारी एक इच्छा शक्ति से ही शुरू होता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि बैलों के पीछे बैलगाड़ी आती है, उसी तरह इच्छाओं के पीछे हमारे कर्म आते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं, इच्छाएं करते हैं, तभी कर्म करते हैं। अगर इच्छा नहीं करेंगे तो कोई कर्म नहीं करेंगे। तो हमने अगर इच्छा की है कि हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो हमें फिर उस बिजनेस का मॉडल तैयार करना होगा कि हम उसको किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप जिस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उस क्षेत्र में लोग अभी किस तरह का बिजनेस मॉडल अपनाए हुए हैं, किस तरह वो अपनी वस्तुओं या सेवाओं की डिलीवरी अपने उपभोक्ताओं को करते हैं। तो अगर आप उनके मॉडल को समझ लेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि उस मॉडल में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ उनको ज़्यादा लागत लग रही है, कहाँ कहाँ वो देरी से अपनी सेवाएं या वस्तुएं उपभोक्ताओं से पहुंचा पाते हैं। तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आप जो बिजनेस मॉडल बना रहे हैं उसमें वो कमियां ना रहें, तो आप उससे बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे जो एग्रीप्रेन्योर का काम करते हैं, उनको मैं सामान्यतः सलाह देता हूं कि वो अपने आसपास की दुकानें देखें
कि जो खाद बीज का काम कर रहे हैं या गल्ला खरीदने का काम कर रहे हैं उनका मॉडल क्या है। तो आप उनके मॉडल को अगर समझेंगे कि उनने एक पूंजी इकट्ठी की है, चाहे वो उनको उनके पैतृक संपत्ति से पूंजी मिली हो या उन्हें वो पैतृक व्यापार मिला हो या उन्होंने बैंक से कर्जा लेके अपने जो मकान या दूसरी संपत्तियां हैं उन्हें गिरवी रख के कर्जा लिया और अपनी दुकान खोली। दुकान खोल के वो उम्मीद करते हैं कि उनके यहाँ ग्राहक आए, तो ग्राहक को आकर्षित करने के लिए उस दुकान में वो बहुत सारा सामान लेके भरते हैं। 15-20 लाख 25 लाख, कई लोग करोड़ों रुपए तक का सामान उसमें भरते हैं ताकि सब पूरी सेल्फ भरी दिखे और ग्राहकों को ये लगे कि दुकान में सब तरह का सामान उपलब्ध है। फिर वो उम्मीद करते हैं कि ग्राहक उनके यहाँ चल के आए। अब ग्राहक पहले से ही किसी दुकान से ले रहा है, जो पहले से दुकान है, तो उनकी दुकान में क्यों आएगा। तो उनको कुछ अतिरिक्त चीजें करना पड़ती हैं, जैसे कि वो उधार देना शुरू करते हैं। जब वो उधार देते हैं तो ये बात किसानों के बीच में जाती है कि अरे यार फलानी दुकान है, वहां से उधार मिल रहा है, तो लोग उस तरफ आ जाते हैं। पर वो उधारी चुकाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे व्यवसायी मुझे ऐसे मिले जिनने करोड़ रुपए से लेके 2-3 करोड़ रुपए तक अभी हाल ही में डुबा दिए। और कोरोना कालखंड में तो ये सबको समझ में आ गया है कि इसमें उधारी नहीं चलती है। तो कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनियां अपने जो ग्राहक होते हैं उनको 60 दिन 90 दिन या 120 दिन की लिमिट देती हैं, उधार पर सामान देती हैं। तो क्यों देती हैं? क्योंकि कंपनी ने जो सामान बनाया है उनको वो अपने गोडाउन से बाहर करना है, क्योंकि अगर गोडाउन में ही रखा रहेगा तो बिकेगा नहीं। तो वो तरह तरह के प्रलोभन बनाते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में दुकानदार को एक ख्वाब दिखाते हैं कि तुझे ये फायदे होंगे, तुम ये सामान अपनी दुकान में रखो। जब वो उन फायदों के चक्कर में आके सामान ले लेता है तब दुकानदार के ऊपर प्रेशर रहता है कि उसे कंपनी को पैसा चुकाना है, तो अब उसे सामान बेचना है। अगर सामान नहीं बिक रहा है तो झूठी सच्ची बात करके, सामान की तारीफ करके, सामान को उधार देके वो ग्राहकों को वो सामान देता है या दूसरे छोटे दुकानदारों को वो सामान देता है। फिर जब फसल आती है तब ये उधारी वसूलने का चक्र शुरू होता है। बहुत सारे दुकानदार साथियों से हमारी बात होती है, वो मुझे बताते हैं कि वो 3 महीने सीजन में काम करते हैं और 6 महीने सीजन में उस उधारी को वसूलने गांव में निकलते हैं। अब ये जो बिजनेस मॉडल है काम करने का, खासतौर से एग्रीप्रोनर का, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें हर कोई उलझा हुआ है, इसमें हर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि किसी को निश्चितता नहीं है कि कब पैसा लौटेगा। जो कंपनी के फील्ड ऑफिसर्स हैं, मार्केटिंग के अधिकारी हैं, वो उनका प्रेशर बढ़ा है क्योंकि कंपनी से बराबर उनको प्रेशर रहता है कि आप उससे वसूलो, आप कंपनी में पैसा डालो। दूसरी ओर जो व्यापारी हैं जिनने सामग्री लेके रखी है, उनको प्रेशर रहता है कि वसूली कंपनी को दें, कंपनी का पैसा जमा करें। तो नीचे से पैसा वसूलने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कई लोग तो आपराधिक गतिविधियों तक चले जाते हैं और कई लोग जब बहुत घाटा होता है तो अपनी यह लीला भी समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे व्यापारी मैं देखता हूँ, अखबारों में रोज पढ़ता है कि उधारी नहीं चुका पाने के कारण उनने आत्महत्या कर ली। फिर जब वो किसानों पर दबाव बनाते हैं, पीयर प्रेशर बनाते हैं, जाति का, रिश्तेदारी का, 50 तरह के प्रेशर किसान के ऊपर डालते हैं कि वो जो सामग्री ली थी वो पैसा जमा करे। तो किसान की अर्थव्यवस्था तो हमेशा अभाव की अर्थव्यवस्था है। वहां जितने पैसों की जरूरत है उससे कम पैसे नकदी उनके पास होते हैं, तो उतनी आसानी से वो पैसा आता नहीं है।
फिर किसान अगले सीजन में किसी दूसरे व्यापारी से उधार लेने लगता है, फिर तीसरे से लेने लगता है, और ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो दुष्चक्र व्यवसाय में शुरू हो गए हैं एग्रीप्रोनर के, तो मैं नए जो एग्रीप्रोनर आना चाहते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को समझें, और अगर वो इन चीज़ों को समझ के काम करते हैं तो वो गलतियां नहीं करेंगे जो सामने वाले कर रहे हैं, या वो उनसे पलट काम शुरू करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि बजाय हम उपभोक्ता का इंतजार करें कि वो दुकान पे आए, हम उपभोक्ता तक जाएं, हम किसान तक जाएं, उनसे मिलें, उनकी बैठक लें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें कि अभी कृषि आदान प्राप्त करने में उन्हें क्या कठिनाइयां हैं। उनको महंगा मिल रहा है तो कितना महंगा मिल रहा है, समय पे नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो क्वालिटी सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा आप उनके बीच में जाएंगे उनका भरोसा आपके साथ आएगा। दूसरा, उतनी ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। देखिए, व्यवसाय कभी भी थ्योरी से नहीं चलता है। थ्योरी से आप अपने बैकअप माइंड में उसको रख सकते हैं, पर व्यवसाय आपको प्रैक्टिकल तरीके से ही करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल तरीका करके ही आएगा। वो बैठ के सोच के उसके बारे में परिकल्पना करने से वो नहीं होगा। तो फिर आप तय करिए कि मैं उधार नहीं दूंगा, ना मैं उधार लूंगा, ना मैं उधार दूंगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी से उधार नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं कि जब जितनी डिमांड है उतना सामान आप ले सकते हैं। इसी तरह जब आप उधार नहीं देंगे तो जो लोग नगद व्यवहार आपसे करना चाहते हैं उनको ही आप सामग्री देंगे, आप हर किसी को नहीं देंगे। सो हमने एक अनुमान बनाया था कि अगर एक एग्रीप्रोनर जो गांव में अपनी दुकान खोल रहे हैं उनके साथ 350 किसान काम करते हैं, मतलब 350 किसानों को वो अपनी सामग्री बेचते हैं, तो उनकी दुकान ब्रेक इवन के ऊपर चल सकती है, मतलब वो प्रॉफिट में चल सकती है। डे 1 से, पहले दिन से उसमें लाभ होगा। तो जो नए एग्रीप्रोनर हैं उनको मेरी सलाह है कि वो सब चीज़ें ना करें जो वर्तमान व्यवसायी कर रहे हैं, वो कुछ अलग करें। और वो अलग क्या होगा? वो अलग होगा जो उपभोक्ता की अपेक्षाएं हैं और जो मार्केट उनको दे रहा है, उसका जो अंतर है, वो अंतर को आप समझें और उस अंतर की पूर्ति करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कम पूंजी में बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कम जोखिम उठाए ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। देखिए, व्यवसाय में आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आपको निर्णय लेना पड़ते हैं, आपको पैसा लगाना पड़ता है, पर अगर आप कैलकुलेटिव पूरा हिसाब किताब लगा के जोखिम उठाते हैं और उस जोखिम को कम करने के लिए उसके मिटिगेशन के आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के काम करते हैं, तो आप जोखिम उठा के भी व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी छत पर जाएं और वहां से कूद जाएं। आपको जब दिख रहा है कि ये काम करने से मुझे घाटा होगा, अगर कोई कंपनी वाला आके आपको, जब भी देखो आप एक मोटी चीज समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई आपको सामान्य नियमों के या सामान्य जो नेचुरल लॉ हैं, जो प्राकृतिक नियम हैं बिजनेस के, उससे ज्यादा कोई प्रॉमिस करता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हम समाज में देखते हैं कि लोग लालच में अपने असली सोने के जेवर डबल करने के लिए लोगों को दे देते हैं और वो नकली गहने पकड़ा के चले जाते हैं। या बहुत सारी कंपनियां हैं या बहुत सारे लोग हैं जो उनके पैसे को 2 साल में या 1 साल में डबल करने का प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे साथ पैसा लगाइए, हम आपके पैसे को दुगना करके आपको लौटा देंगे। या अगर मार्केट में ब्याज दर 12-13% चल रही है और वो कहेंगे कि नहीं, मैं आप
40% पे 36% ब्याज पे पैसा लगाऊंगा और आपको लाभ दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो चिट फंड में पैसा लगाते हैं, जो इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। अभी तो और ही मजेदार चीज हो रही है, कोई आपके मोबाइल पे मैसेज भेजता है कि मेरा क्लाइंट मर गया है और वो इतने मिलियन डॉलर छोड़, $300 मिलियन छोड़ गया है, आपका नाम उनके नाम सरनेम से मिलता है, वो पैसा मैं आपके खाते में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। या कोई कहेगा कि मैं आपकी लॉटरी खुली है, उसका पैसा मैंने आपके खाते में भेजना है, आप अपना कार्ड का नंबर, अकाउंट नंबर और जो OTP आया है वो नंबर दे दो। लोग दे देते हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लालच है। तो लालच जो है वो विवेक को मार देता है, विवेक की आंखों पे पर्दा डाल देता है, तो आप वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जो लोग लंबे समय तक एग्रीप्रेन्योर के रूप में काम करना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो ऐसे लालचों से बचें। चाहे उन्हें कंपनी के मार्केटिंग वाले ये लालच दे रहे हों, चाहे उनको दूसरे लोग लालच दे रहे हों, अगर कोई लालच दे रहा है और बड़ा लालच दे रहा है तो आप समझ जाइए कि ये धोखा है। ये मछली को फंसाने के लिए कांटा डाला गया है, इसमें आप फंस सकते हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। आपको वही बिजनेस करना चाहिए, उन्हीं शर्तों पे, उन्हीं नियमों पे बिजनेस करना चाहिए जो आप अपने लिए रखते हैं। देखिए, हम सामान्यतः क्या करते हैं, आप रोज देखिए, घर में देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, बाजार में, समाज में देखिए कि हम दो नियम बनाते हैं। एक नियम हम अपने लिए बनाते हैं और एक नियम हम सामने वाले के लिए बनाते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम ज्यादा होशियार हैं। अरब में एक कहावत है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह मियाँ उनके कान में कहते हैं कि तुमसे अच्छा बच्चा मैंने आज तक नहीं बनाया, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और ये हर किसी के कान में कहते हैं। तो हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही मानता है, वो अपने आप को कम नहीं मानता, अपने आप को वो होशियार ही मानता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो नियम आप अपने लिए बनाते हैं, जो चीजें आप अपने लिए अच्छी समझते हैं, वही दूसरे के लिए अच्छा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब जो बने हुए हैं वो एक ही तत्व से बने हैं। हमारी जो साइकोलॉजी है वो एक ही साइकोलॉजी है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, केवल ये बाहर का ढांचा अलग अलग दिखता है। कोई गोरा दिखेगा, कोई काला दिखेगा, कोई मोटा दिखेगा, कोई पतला दिखेगा, और ये कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन है जो एक ही DNA के हैं और उसी DNA से सब लोग विकसित हुए हैं। तो उनकी साइकोलॉजी भी वैसे ही है। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो सामने वाले की भी साइकोलॉजी है। इसीलिए जो सिद्धांत से धंधा करते हैं वो कहते हैं कि ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का स्वरूप क्या होता है कि हम भगवान को कोई धोखा नहीं देंगे। पर चूंकि हम ये तय करके ही आते हैं, आप किसी भी दुकान में जाइए, वहां इतने सारे भगवान लगे होंगे कि सबके चित्र वहां लगे हैं। तो वो दुकानदार जो वहां बैठता है, उसके सर के ऊपर जो भगवान है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। ऑफ कोर्स भगवान सबकी रक्षा करते हैं, पर आपकी बेईमानी की, आपकी धोखाधड़ी की, आपको किसी व्यक्ति को ठग रहे हैं, उसकी रक्षा नहीं करेगा। और एक ही भगवान पर्याप्त है, इतने सारे भगवान लगाने की जरूरत नहीं है। एक कहानी है कि 3 दोस्त थे और उन्होंने एक शर्त लगाई कि किसका भगवान बड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा साहब, एक पहला दोस्त था वो क्रिश्चियन था, और शर्त ये थी कि छत से कूदेंगे और जिसका भगवान बड़ा होगा वो उसको बचा लेगा। तो छत से वो कूदे, तो पहले क्रिश्चियन कूदा, उसने यीशु का नाम लिया और वो बच गया। दूसरा मुसलमान साथी था, वो कूदा, उसने अल्लाह का नाम लिया और बच गया। तीसरा हिंदू था, वो कूदा, थोड़ी देर तक वो रामचंद्र जी करता रहा, फिर उसको घबराहट हुई तो शंकर जी करने लगा, फिर वो दुर्गा माता पे आ गया, फिर किसी और देवता पे आ गया और नीचे धड़ाम से गिर गया, मर गया।
जब मर गया तो भगवान के पास पहुंचा, तो उसने कहा भगवान मैंने इतनी पूरी पूजा की आपकी जिंदगी भर और आप लोगों ने मुझे बचाया नहीं। तो रामचंद्र जी ने कहा यार जब तक तुम याद कर रहे थे और मैं दौड़ा तुम्हें बचाने, तब तक तुम मुझे छोड़ के शंकर जी को याद करने लगे। जब तक तुम शंकर जी को याद कर रहे थे तो शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें बचाने को दौड़ा, तब तक तुम कृष्ण को याद करने लगे। तो तुमने किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो तुम्हें बचाए। कृष्ण ने भी यही कहा, आगे भी यही कहा, दुर्गा ने भी यही कहा। तो बहुत सारे श्रद्धा रखने से अच्छा है कि एक श्रद्धा रखी जाए और वो बिना संदेह के श्रद्धा हो, उस श्रद्धा में फिर कोई संदेह नहीं हो। तो चीज़ों को हमें समझना चाहिए और बिजनेस आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं होता है। दूसरे कि जब हम दुकानदार हैं तो हमारे लिए वो बिजनेस है। जब वो किसान उस प्रोडक्ट को लेता है तो किसान के लिए वो जिंदगी है, किसान के लिए वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि अगर हम गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसान को गलत तरीके से मटेरियल दे रहे हैं, हमें पता है कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ये बीज ठीक नहीं है, या ये पेस्टिसाइड ठीक नहीं है, या ये खाद नकली है, और फिर हम किसान को दे रहे हैं। किसान हमेशा भरोसे से खरीदता है, किसान कभी कीमत से नहीं खरीदता है। किसान को दुकानदार पर भरोसा होता है और उस भरोसे ही से वो खरीदता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भरोसों के मत तोड़िए। जितने एग्रीप्रेन्योर्स हैं आज, जितने खेती में विपणन का काम कर रहे हैं या जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वो किसान परिवार से ही आए हैं, वो कहीं और से नहीं आए हैं। आज भी अधिकांश व्यापारी व्यापार भी करते हैं और खेती भी करते हैं। तो इतना नकली मटेरियल जो फील्ड में चला जाता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हम आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही ले जा रहे हैं ना। अगर हम सब व्यापारी एग्रीप्रेन्योर्स मिलके ये तय कर लें कि हम कोई नकली चीज मार्केट में नहीं ले जाएंगे, हमारी दुकान में वो रखेंगे ही नहीं, चाहे उससे हमें कितना ही फायदा हो, तो किसान कहाँ से ले आएगा? बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं, पर वो मार्केटिंग के बच्चे कहाँ से लाती हैं? उन्हीं गांव से लाती हैं जिन किसानों को वो धोखा दे रही हैं। तो सरकार की ऑफ कोर्स जिम्मेदारी है, सरकार उन्हें पकड़ती है, सरकार उनके सैंपल बनाती है, कार्रवाई होती है, लाइसेंस निरस्त होते हैं, जेल जाते हैं लोग, पर हर जगह सरकार नहीं हो सकती है, हर ट्रांजैक्शन सरकार चेक नहीं कर सकती है, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उसे हमें समझना चाहिए। हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी एक भाईचारे की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ही भाई को धोखा दे रहे हैं और फिर हम कल्पना करते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। ऑफ कोर्स अच्छा चलेगा, थोड़े समय तक के लिए आपका बिजनेस अच्छा चलता है, पर आपसे भी बड़ा वाला कोई आता है और वो आपको वही धोखा दे जाता है, तब आप हाय हाय तौबा तौबा करने लगते हैं कि अरे कितनी बेईमानी है, समाज में क्या हो रहा है। तो हर एग्रीप्रेन्योर को अपने लिए सीमाएं बनाना चाहिए, अपने काम करने का तरीका बनाना चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए, और इस रणनीति को बना के अगर हम अपना व्यवसाय करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग ये व्यवसाय बहुत अच्छे से करेंगे। हम लोगों ने ई फसल में कुछ चीज़ें तय की हैं। ई फसल में हम जो बिजनेस करते हैं कि हम ना कभी उधार देंगे, न कभी हम उधार लेंगे। हम किसी कंपनी से उधार नहीं लेते हैं और किसी को उधार बेचते भी नहीं। कभी नगद पैसा नहीं लेंगे। जो भी पैसा आएगा कंपनी में वो बैंक के थ्रू आएगा, जो भी सामग्री जाएगी वो बिल के साथ जाएगी। तो जब आप अपने लिए ऐसी बाइंडिंग बना लेते हैं तो आपको ये भरोसा रहता है कि जिस से हम जुड़ के काम कर रहे हैं वो भरोसे वाला आदमी है, वो हमें धोखा नहीं देगा। तो आप में से जितने लोग इस तरह के इथिक्स बना के, इस तरह के पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, वो ई फसल के साथ जुड़ सकते हैं। उन्हें कोई अकेलापन महसूस नहीं होगा कि वो ये युद्ध अकेले लड़ रहे हैं। हम सब लोग मिलके चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही ने उनको गंदा किया हुआ है, हम ही उनको साफ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमारा एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए,
हमारा एक विजन मिशन होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और किस तरह से हम बिजनेस करना चाहते हैं, और बाजार को समझ के उसके उपभोक्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हम अगर अपना बिजनेस मॉडल खड़ा करते हैं तो हमें लाभ होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा हमेशा बिजनेस चलेगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं और आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं जवाब दूं। आज भी जो मैंने बात रखी है ये पिछले दिनों जो मुझे सवाल पूछे गए उसी का नतीजा है कि मैंने ये बात आपके सामने रखी। धन्यवाद।